बच्चों देखो, ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। शिक्षा दर्शन। जी हाँ, पढ़ाई के साथ मस्ती भी। यह शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों को टीवी के माध्यम से पढ़ाई का अपना एक अनूठा रोचक कार्यक्रम है। डीडी राजस्थान के अलावा अन्य 13 नेटवर्क चैनल पर एक साथ प्रसारित किया जा रहा है, जिसका नाम है शिक्षा दर्शन। इसके अंतर्गत आप कक्षा 1 से 12 तक वीडियो के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम से आपको घर बैठे 5 दिन सभी विषयों की विषय वस्तु अत्यंत रोचक तरीके से समझाई जाएगी तथा शनिवार को विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी आपको दी जाएगी। यह 3.25 घंटे चलने वाला कार्यक्रम है। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के तत्वावधान में तैयार किया गया है। यह कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा: कक्षा 9 से 10 दोपहर 12:30 से 1:30 बजे तक, कक्षा 11 से 12 1:30 बजे से 2:30 बजे तक व कक्षा 1 से 8 तक का कार्यक्रम 3 बजे से 4:15 तक रहेगा। नमस्कार बच्चों, आज के इस कार्यक्रम में हम कक्षा 11 व 12 में रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान विषय लेकर के आए हैं। बच्चों, आज हम कक्षा 11 में रसायन विज्ञान में नए पाठ की शुरुआत करेंगे। परमाणु की संरचना। बहुत छोटा सा परमाणु होता है, उसमें कौन कौन से भाग होते हैं, उनमें क्या क्या चीजें होती हैं, इसको जानेंगे। भाग 1 और उससे संबंधित उसके प्रश्नों को हल भी करेंगे और परमाणु की संरचना भाग 2 का अध्ययन करेंगे। इसके साथ उससे संबंधित प्रश्न भी हल करेंगे। बच्चों, कक्षा 11 में आज हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान में सरल रेखा में गति भाग 5। बच्चों, कक्षा 12 में आज हम रसायन विज्ञान में विद्युत रसायन भाग 3 का अध्ययन करके इससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। और इसी के साथ कक्षा 12 में आज हम भौतिक विज्ञान में स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता भाग 4 का अध्ययन करके इससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। बच्चों, विज्ञान ऐसा विषय है कि आपको बांधे रखता है और वीडियो के माध्यम से पढ़ना अपने आप में एक अनूठा प्रयास है। तो इन सभी के साथ आप क्या प्रयास कर सकते हैं? बिल्कुल सही, आप अपनी अपनी कॉपी पेन लेकर के सामने बैठें, जिससे आप मुख्य मुख्य बातों को लिखते जाएं और अंत में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी दें, तो आपको पाठ कंठस्थ हो जाएगा और परीक्षा में आपको मदद मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का पाठ। नमस्कार दोस्तों, आज के इस अध्याय में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान की कक्षा 11वीं का पाठ नंबर 2, जिसका नाम है परमाणु की संरचना भाग 1। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, उसके बाद हम पढ़ेंगे परमाणु की संरचना और आखिर में हम पढ़ेंगे अप्रमाणविक कण। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन के परमाणुीय सिद्धांतों के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। सब पदार्थ परमाणुओं से बने हैं जो अविभाज्य हैं और इनको नष्ट नहीं किया जा सकता। एक तत्व में सभी परमाणु समान होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु आकार और द्रव्यमान में भिन्न भिन्न होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर
एक ऑक्सीजन परमाणु दो हाइड्रोजन परमाणु से जुड़कर एक पानी का अणु बना रहा है। यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन परमाणु का आकार और द्रव्यमान एक जैसा है, जबकि एक ऑक्सीजन परमाणु का आकार और द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु से अलग है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले विषय की तरफ। परमाणु क्या है? परमाणु एक रसायन का सबसे छोटा कण है जो प्रकृति में मौजूद है, जैसा कि आप इस दृश्य में देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। परमाणु की संरचना। परमाणु छोटे छोटे कणों से बने होते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहा जाता है, जैसा कि आप इस दृश्य में देख पा रहे हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले विषय की तरफ। अप्रमाणविक कण। परमाणु जिन छोटे कणों से बने होते हैं उन्हें अप्रमाणविक कण कहा जाता है। यह इस प्रकार है: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आइए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन परमाणु के ऋणात्मक आवेश कण होते हैं जो परमाणु के केंद्र के चारों ओर घूमते हैं, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन की खोज सन 1897 में जे थॉमसन ने कैथोड किरण ट्यूब की मदद से की थी। आइए जानते हैं उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे की थी। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पर एक कैथोड ट्यूब है जिसके अंदर कम दाब पर हवा भरी गई है और नीचे एक निर्वात पंप है जो कि इस हवा के दाब को नियंत्रित रखता है। यहाँ पर दो प्लेट, एक कैथोड और एक एनोड हैं, जिनको जोड़ा गया है उच्च वोल्टता के साथ। कैथोड को ऋणात्मक कोने के साथ जबकि एनोड को धनात्मक कोने के साथ। दोस्तों जे थॉमसन ने कैथोड किरण कैथोड से एनोड की तरफ फेंकी और उन्होंने एनोड के पीछे कैथोड ट्यूब के ऊपर एक प्रतिद्वीप लेप पाया। ऐसा तभी हो सकता था अगर कैथोड किरण में कोई ऋणात्मक अनुपात है और इसी को इन्होंने इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। तो ऐसे हुई थी इलेक्ट्रॉन की खोज। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रोटॉन। हाइड्रोजन से प्राप्त होने वाले सबसे हल्के धनात्मक आयन को प्रोटॉन कहते हैं, जैसा कि आप इस दृश्य में देख रहे हैं। प्रोटॉन की खोज। प्रोटॉन की खोज सन 1886 में ई गोल्डस्टीन ने की थी। चलिए दोस्तों देखते हैं इन्होंने कैसे किया था। दोस्तों जैसा कि आपने इलेक्ट्रॉन की खोज में प्रयोग हुए उपकरणों को देखा, यह भी बिल्कुल समान उपकरण है, लेकिन ई गोल्डस्टीन ने इस बार एनोड से कैथोड की तरफ एनोड किरण फेंकी और उन्होंने कैथोड के पीछे प्रतिद्वीप लेप पाया। ऐसा तभी हो सकता था अगर एनोड किरण में कोई धनात्मक अनुपात है और इसी को उन्होंने कहा प्रोटॉन। तो ऐसे हुई थी प्रोटॉन की खोज। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले विषय की तरफ। न्यूट्रॉन। प्रोटॉन की तुलना में न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ज्यादा होता है और उसका कुल आवेश 0 होता है। यह परमाणु के नाभिक में पाया जाता है, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रॉन की खोज। न्यूट्रॉन की खोज सन 1932 में सर जेम्स चैडविक ने की थी। आइए देखते हैं उन्होंने कैसे की थी न्यूट्रॉन की खोज। दोस्तों, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पर एक अल्फा कणों का स्रोत है, जहां से अल्फा किरणें फेंकी गई पैराफिन की प्लेट के ऊपर और वहां से कुछ किरणें निकली बेरिलियम की प्लेट से गुजरी। उसके बाद जो किरणें निकली उनको आयनीकरण कक्ष में जांचा गया तो यह पाया गया कि उनके अंदर प्रोटॉन है। दोस्तों, ऐसा तभी मुमकिन था अगर बेरिलियम से पहले वाली किरणों में प्रोटॉन के द्रव्यमान जितना द्रव्यमान वाला कोई कण हो, और इसी को उन्होंने कहा न्यूट्रॉन। तो ऐसे हुई थी न्यूट्रॉन की खोज। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आवेश तथा द्रव्यमान अनुपात। इलेक्ट्रॉन के आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात इस प्रकार होता है। E/m बराबर है 1.758820 जमा 10⁻11 कूलम्स पर केजी, जहां m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और E इलेक्ट्रॉन का आवेश। चलिए बढ़ते हैं अपने आखिरी विषय की तरफ, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश ज्ञात करने के लिए मिलिकन ने तेल बूंद प्रयोग का उपयोग किया था। आइए देखते हैं कैसे। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पर दो आवेशित प्लेट हैं, एक ऊपर और एक नीचे। इन दोनों ही प्लेट को उच्च वोल्टता के साथ जोड़ा गया है। ऊपर वाली प्लेट को धनात्मक कोने के साथ और नीचे वाली प्लेट को ऋणात्मक कोने के साथ। यहाँ पर कुछ तेल की बूंदें डाली गई हैं ऊपर वाली प्लेट के ऊपर, और यहाँ पर एक छोटा सा छेद भी है जहां से बूंदें होती हुई नीचे वाली प्लेट की तरफ जाएंगी, और हम इस दूरबीन से इसे देखेंगे। तो दोस्तों, इसी प्रायोगिक व्यवस्था के साथ मिलिकन ने प्रयोग किया और इलेक्ट्रॉन पर आवेश निकाला, जो कि होता है 1.602 जमा 10⁻19 कूलम। तो दोस्तों, इसी के साथ यह अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। आइए देखते हैं हमने आज क्या क्या पढ़ा। इस वीडियो में हमने सीखा डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, उसके बाद हमने पढ़ा परमाणु की संरचना, और आखिर में हमने पढ़ा अपरमाणविक कण। चलिए दोस्तों देखते हैं कि अगले अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे परमाणु का थॉमसन मॉडल, और उसके बाद रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल, और आखिर में पढ़ेंगे समस्थानिक एवं संभारिक। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस अध्याय में आपका स्वागत है। आज हम रसायन विज्ञान की कक्षा 11वीं का पाठ नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है परमाणु की संरचना भाग 2।
तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज के इस अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे परमाणु का थॉमसन मॉडल। उसके बाद हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल और आखिर में हम पढ़ेंगे समस्थानिक एवं समभारिक। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने आज के पहले विषय से, परमाणु का थॉमसन मॉडल। जे थॉमसन ने परमाणु का मॉडल दिया, जिसे प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। इस मॉडल के अनुसार परमाणु धनावेशित पदार्थ से बना हुआ है, जिसके अंदर ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन बिखरे होते हैं, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इस मॉडल के कुछ निष्कर्ष। पहला, ऋणात्मक आवेश परमाणु के भीतर होता है। दूसरा, परमाणु से भी छोटा कण प्रकृति में होता है। तीसरा, परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस मॉडल की कुछ कमियां। यह मॉडल यह समझाने में विफल रहा कि परमाणु के अंदर धनावेश इलेक्ट्रॉन को कैसे बांधे रखता है। दूसरा, इस मॉडल ने परमाणु के नाभिक के बारे में भी नहीं बताया। तो इसी के साथ परमाणु का थॉमसन मॉडल यहीं पर समाप्त होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले विषय की तरफ, रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल। उससे पहले हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। रदरफोर्ड के प्रयोग के अंतर्गत लगभग 2000 परमाणु की मोटाई की एक पतली स्वर्ण परत पर छोटे धनावेशित अल्फा कणों की बौछार की गई, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। यहाँ पर अल्फा कण का सक्रिय स्रोत कुछ अल्फा कण फेंक रहा है स्वर्ण पत्र के ऊपर। आइए देखते हैं इस प्रयोग की क्या क्या अवलोकन थी। पहली, अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्र से अविक्षेपित होकर गुजरे। दूसरी, बहुत कम अल्फा कण टकरा कर वापस लौट गए, यानी 180 डिग्री द्वारा विक्षेपित हुए। तीसरी, कुछ अल्फा कण ऐसे थे जो छोटे कोण से अविक्षेपित होकर गुजरे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस मॉडल के निष्कर्ष। पहला, एक परमाणु में एक धनावेशित नाभिक होती है, जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। दूसरा, इलेक्ट्रॉन और नाभिक कोलंबिक आकर्षण के बल द्वारा आपस में बंधे होते हैं, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। यहां पर एक नाभिक जो कि परमाणु के बिल्कुल बीचों बीच है और उसके ऊपर धनावेशित आवेश है। दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर ऋणात्मक आवेश है, वो उस नाभिक के ऊपर ऑर्बिट में चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस मॉडल की कुछ कमियां। पहली, यह परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक संरचना के बारे में कुछ नहीं बता पाया था। दूसरी, यह स्पेक्ट्रा की लाइन की व्याख्या नहीं कर सका। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले विषय की तरफ, परमाणु संख्या। परमाणु में प्रोटॉन की संख्या को उसकी परमाणु संख्या कहा जाता है, यानी कि परमाणु संख्या बराबर होती है कुल प्रोटॉन की संख्या के। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। द्रव्यमान संख्या। परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को इसका द्रव्यमान संख्या कहा जाता है, यानी कि द्रव्यमान संख्या बराबर होती है प्रोटॉन की कुल संख्या जमा न्यूट्रॉन की कुल संख्या के। तो चलिए दोस्तों,
बढ़ते हैं अपने अगले विषय की तरफ। समस्थानिक। समस्थानिक एक तत्व के वो परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान होती है मगर द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। एक ही तत्व के समस्थानिक एक दूसरे से केवल न्यूट्रॉन की संख्या में भिन्न होते हैं। आइए देखते हैं समस्थानिक के उदाहरण। हाइड्रोजन के समस्थानिक। दोस्तों, प्रकृति में हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक पाए जाते हैं। पहला प्रोटियम, दूसरा ड्यूटीरियम और तीसरा ट्रिटियम। आइए इनके बारे में जानते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रोटियम की परमाणु संख्या 1 होती है और द्रव्यमान संख्या भी 1 होती है। ड्यूटीरियम की परमाणु संख्या भी 1 होती है जबकि द्रव्यमान संख्या 2 होती है। ट्रिटियम की परमाणु संख्या भी 1 होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या 3 होती है। यानी कि प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्रिटियम तीनों की परमाणु संख्या एक ही है जबकि द्रव्यमान संख्या अलग है। इसीलिए इन्हें हाइड्रोजन के समस्थानिक कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। समभारिक। अलग अलग परमाणु संख्या वाले अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनका द्रव्यमान संख्या एक ही है उन्हें समभारिक कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर सल्फर, क्लोरीन, कैल्शियम, इन सभी की द्रव्यमान संख्या बराबर है, इसीलिए इनको समभारिक कहते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने आखिरी विषय की तरफ। समस्थानिक एवं समभारिक के बीच अंतर। समस्थानिकों की परमाणु संख्या समान होती है जबकि समभारिकों की परमाणु संख्या भिन्न होती है। समस्थानिकों की द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है जबकि समभारिकों की द्रव्यमान संख्या समान होती है। समस्थानिकों में प्रोटॉन की संख्या समान होती है जबकि समभारिकों में प्रोटॉन की संख्या अलग होती है। तो दोस्तों इसी के साथ ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। आइए देखते हैं हमने आज क्या क्या पढ़ा। इस वीडियो में हमने सीखा परमाणु का थॉमसन मॉडल। इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। इस मॉडल के अनुसार परमाणु धनावेशित पदार्थ से बना हुआ है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल। यह मॉडल थॉमसन मॉडल की कमियों को पूरा करता था और इसके अंदर हमने यह जाना कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। उसके बाद हमने पढ़ा समस्थानिक एवं समभारिक। तो चलिए देखते हैं कि अगले वीडियो में हम क्या सीखेंगे। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय विकिरणों की तरंग सिद्धांत। इसके अंदर हम अलग अलग तरंगों के बारे में जानेंगे और उनसे जुड़ी कुछ उनकी विशेषताओं के भी, जैसे कि तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति और आयाम। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। यहाँ पर हम महान वैज्ञानिक प्लांक द्वारा दिए गए ऊर्जा के सूत्र के बारे में जानेंगे। तब तक आप इस वीडियो में दिए गए प्रश्नों का अभ्यास कर लीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11वीं के भौतिकी का अध्याय सरल रेखा में गति भाग 5। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं
कि आज की वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रारंभिक एवं अंतिम वेग का समांतर माध्य। उसके बाद हम पढ़ेंगे तृतीय शुद्ध गति की समीकरण तथा सबसे अंत में हम पढ़ेंगे कलन विधि। तो आइए शुरू करते हैं प्रारंभिक एवं अंतिम वेग के समांतर माध्य से। इसे इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक एवरेज ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। चलिए देखते हैं। एक समान त्वरण से गति कर रहे पिंड के औसत वेग को ही उस पिंड का प्रारंभिक व अंतिम वेग का समांतर माध्य कहते हैं। चलिए इसका सूत्र देखते हैं। V एवरेज बराबर V प्लस U बटे 2। मतलब यदि पिंड गति कर रहा है और उसका त्वरण एक समान त्वरण है, तब पिंड की एवरेज वेलोसिटी यानी औसत वेग को ही प्रारंभिक एवं अंतिम वेग का समांतर माध्य कहते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और पढ़ते हैं तृतीय शुद्ध गति की समीकरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन। इसके लिए हम समय और वेग के बीच ग्राफ लेते हैं, जो कि लाल रेखा से दर्शाया गया है, और फिर हम विस्थापन कैलकुलेट करते हैं। विस्थापन निकालने के लिए हम वक्र के तहत क्षेत्रफल यानी एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करते हैं, जो कि नीले रंग के एरिया से दिखाया गया है। यहां पर t समय अंतराल है, u प्रारंभिक वेग तथा v अंतिम वेग है। तो चलिए देखते हैं कि विस्थापन किस तरह कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए हम कुल क्षेत्रफल का मान ज्ञात करते हैं, जो कि इस तरह से। यहाँ पर कैपिटल A है कुल क्षेत्रफल, स्मॉल a1 है आयत का क्षेत्रफल तथा स्मॉल a2 है त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए इसे हल करते हैं। तो क्षेत्रफल को हम लिख सकते हैं ut, जो कि है आयत का क्षेत्रफल, प्लस हाफ v माइनस u इंटू t। v माइनस u त्रिभुज की ऊंचाई है। तो इस तरह हमें कुल क्षेत्रफल मिल जाता है कैपिटल A बराबर 1/2 u प्लस v इंटू t। तो चलिए एक बार प्रथम शुद्ध गति की समीकरण पर नजर डालते हैं, जो कि इस तरह से थी। अब यहां से t का मान ज्ञात करते हैं। तो t का मान हमें ये मिल जाएगा। t का मान रखते हैं हम अंतिम समीकरण में, जिसके बाद समीकरण हमें इस तरह से प्राप्त होती है। अब यहाँ पर v प्लस u और v माइनस u का फॉर्मूला बनता है, जिसे हम लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। चलिए देखते हैं। यहाँ पर a का मान आ जाता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a, जिसे इस तरह लिख सकते हैं। अब कैपिटल A यहाँ पर कुल क्षेत्रफल था। तो जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, वेग और समय ग्राफ में वक्र के तहत कुल क्षेत्रफल विस्थापन के बराबर होता है। इसलिए कैपिटल A विस्थापन के बराबर होगा, जिसे हम x से डिनोट करते हैं। तो हमारी अंतिम समीकरण बन जाती है 2ax बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। यहाँ पर a है त्वरण, x है विस्थापन, v है अंतिम वेग तथा u है प्रारंभिक वेग, और यही हमारी तृतीय शुद्ध गति की समीकरण कहलाती है। तो चलिए आगे चलते हैं और एक बार नजर डालते हैं शुद्ध गति की समीकरण पे। तो हमारी प्रथम शुद्ध गति समीकरण थी v बराबर u प्लस at, जहां पर v अंतिम वेग था, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण तथा t समय। इसी तरह द्वितीय शुद्ध गति की समीकरण हमें प्राप्त हुई थी x बराबर
ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जहां पर x विस्थापन था, u प्रारंभिक वेग, t समय, a त्वरण। और इसी तरह तृतीय शुद्ध गति की समीकरण हमें प्राप्त हुई v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2ax, जहां पर v है अंतिम वेग, u है प्रारंभिक वेग, a त्वरण तथा x विस्थापन। और इस तरह हमें प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय शुद्ध गति की समीकरण प्राप्त हो जाती है। चलिए अब हम आगे चलते हैं और कलन विधि द्वारा शुद्ध गति की समीकरण प्राप्त करते हैं। चलिए सबसे पहले हम प्रथम समीकरण की तरफ देखते हैं। इसके लिए हम तात्क्षणिक त्वरण का सूत्र लिखते हैं, जो कि है a बराबर dv अपॉन dt। तात्क्षणिक त्वरण को इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अब यहां पर हम एलिमेंट dt को लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं, तो इक्वेशन इस तरह से बन जाती है, जो कि है a dt बराबर dv। अब यहां पर हम समाकलन करते हैं, मतलब इंटीग्रेशन। चलिए देखते हैं। यहां पर हमने दोनों तरफ समाकलन किया, जिसकी लिमिट ली dt के लिए 0 to t और dv के लिए u to v। यहां पर 0 है इनिशियल टाइम, मतलब प्रारंभिक समय, t है फाइनल टाइम यानी अंतिम समय। इसी प्रकार u है प्रारंभिक वेग तथा v है अंतिम वेग। समाकलन करने पर हमें मिलता है a t माइनस 0 बराबर v माइनस u, जिसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, जो कि है v बराबर u प्लस at। और यही प्रथम शुद्ध गति की समीकरण होती है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और द्वितीय समीकरण को पढ़ते हैं। इसके लिए हम तात्क्षणिक वेग का सूत्र लेते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जो कि है v बराबर dx बाई dt। अब यहां पर हम प्रथम शुद्ध गति की समीकरण का प्रयोग करेंगे, जो कि इस प्रकार है v बराबर u प्लस at। अब हम तात्क्षणिक वेग की इक्वेशन में v का मान u प्लस at रखते हैं, तो हमें नई समीकरण मिलती है u प्लस at इंटू dt बराबर dx। तो चलिए अब इस समीकरण का हम समाकलन करते हैं, यानी इंटीग्रेशन। यहां पर हमने dt के लिए लिमिट ली है 0 to t और dx के लिए लिमिट ली है xi to xf। यहां पर 0 है प्रारंभिक समय, t है अंतिम समय, xi है प्रारंभिक स्थिति तथा xf है अंतिम स्थिति। तो समाकलन करने पर हमें मिलता है ut प्लस 1/2 at स्क्वायर बराबर xf माइनस xi। तो जैसा कि मैंने बताया था, xf है अंतिम स्थिति और xi है प्रारंभिक स्थिति, तो इनका अंतर होगा विस्थापन के बराबर। तो xf माइनस xi को लिख सकते हैं x, जिसका मतलब है विस्थापन। तो समीकरण इस प्रकार मिलती है x बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जो कि द्वितीय शुद्ध गति की समीकरण है। चलिए अब हम आगे चलते हैं और इसी प्रकार तृतीय समीकरण पर नजर डालते हैं। इसके लिए हम पुनः तात्क्षणिक त्वरण का सूत्र लेते हैं, जिसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जो सूत्र इस प्रकार है a बराबर dv बाय dt। इस सूत्र को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, जो कि है dv बाय dx इंटू dx बाय dt।
यहां पर dx by dt हो जाएगा ताक्षणिक वेग के बराबर, यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हम त्वरण को इस प्रकार लिख सकते हैं, a बराबर dv by dx इंटू v। चलिए आगे देखते हैं। हमने यहां पर लिखा a इंटू dx बराबर v इंटू dv। तो चलिए इसका समाकलन करते हैं। समाकलन करने के लिए हमने dx की लिमिट ली xi टू xf और dv की लिमिट ली u टू v, जहां पर xi है प्रारंभिक स्थिति, xf है अंतिम स्थिति, u है प्रारंभिक वेग तथा v है अंतिम वेग। तो समाकलन करने पर हमें मिलता है a इंटू xf माइनस xi बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, xf माइनस xi होगा विस्थापन के बराबर, इसलिए इस समीकरण को इस प्रकार लिख सकते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2ax, जो कि हमारी तृतीय शुद्ध गति की समीकरण है। इस प्रकार हमें कलन विधि द्वारा तीनों समीकरण प्राप्त हो जाती हैं। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण पर नजर डालते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में गिरते हुए पिंड के त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। अर्थात पृथ्वी की ओर यदि कोई वस्तु मुक्त रूप से गिर रही है तो उस वस्तु के त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। चलिए आइए इसका मात्रक देखते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर और विमा होती है m0 L1 T-2। पृथ्वी की सतह के पास इस त्वरण का मान होता है 9.806 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के कारण शुद्ध गति की समीकरण किस प्रकार होती है। तो गुरुत्वीय त्वरण के कारण प्रथम शुद्ध गति की समीकरण होती है v बराबर u माइनस gt। यहां पर सामान्य शुद्ध गति की समीकरण में त्वरण का मान माइनस g रखा है, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर होता है। इसी प्रकार द्वितीय शुद्ध गति की समीकरण मिलती है x बराबर ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। और इसी तरह तृतीय शुद्ध गति की समीकरण मिलती है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gx। और इस प्रकार पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के कारण प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय शुद्ध गति की समीकरण प्राप्त होती है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और जानते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या-क्या सीखा। तो सबसे पहले हमने सीखा तृतीय शुद्ध गति की समीकरण के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ा कलन विधि द्वारा शुद्ध गति की समीकरण ज्ञात करना, तथा सबसे अंत में हमने पढ़ा गुरुत्वाकर्षण के कारण शुद्ध गति की समीकरण के बारे में। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और जानते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे मुक्त पतन और आपेक्षिक वेग। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, आज हम वैद्युत रसायन का तीसरा भाग शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आइए देख लेते हैं कि हम आज कौन कौन से चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम मोलर चालकता के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रबल विद्युत अपघट्य के बारे में पढ़ेंगे और आखिरी में हम दुर्बल विद्युत अपघट्य के बारे में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं मोलर चालकता से। मोलर चालकता और चालकता के बीच निम्नलिखित संबंध है। Am लैम्डा m बराबर कप्पा अपॉन में C। ये चीज आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। जितनी भी चीजें स्क्रीन पर लिखी हैं, लैम्डा m, कप्पा और C, आइए इनकी इकाई देख लेते हैं। तो इन मात्राओं की इकाई निम्न प्रकार से है। जो कप्पा की इकाई है वो सीमन सेंटीमीटर इनवर्स है। सी की जो इकाई है वो है 1000 लीटर पर मीटर क्यूब गुणा मोलरता, और मोलरता की इकाई मोल पर लीटर होती है। उसके बाद लैम्डा एम की इकाई है सीमन्स सेंटीमीटर इनवर्स। इन मात्रा की इकाइयों को आप अपनी कॉपियों में लिख लीजिए। आइए अब बात करते हैं चालकता का परिवर्तन। आप अपने सामने एक ग्राफ देख सकते हैं। ग्राफ में चालकता और C के बीच में एक हमने ग्राफ बनाया है। तो आप देख सकते हैं CH3COOH के लिए वो ग्राफ एक कर्व की आकार में जा रहा है, और वहीं KCl के लिए वो जो कर्व है वो एक सीधी रेखा है। होता क्या है, विद्युत अपघट्य की सांद्रता में वृद्धि के साथ मोलर चालकता कम हो जाती है, जैसा कि आप देख सकते हैं ग्राफ में। जैसे हम सांद्रता बढ़ा रहे हैं वैसे मोलर चालकता कम हो रही है। जब सांद्रता शून्य की ओर पहुंचने लगती है तो मोलर चालकता सीमांत मोलर चालकता कहलाती है। ये चीज आप नोट कर लीजिए, ये बहुत ही जरूरी चीज है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य के बारे में। मोलर चालकता और सांद्रता के बीच निम्नलिखित संबंध है। लैम्डा m बराबर लैम्डा नॉट m माइनस a C की पावर 1/2। आपने देखा था कि KCl के केस में जो ग्राफ बन रहा था वो एक सीधी रेखा बन रहा था। तो वो सीधी रेखा इसीलिए बन रहा था। आप अगर इस समीकरण को देखें तो ये एक सीधी रेखा का समीकरण है। लैम्डा m बराबर लैम्डा नॉट m माइनस a C की पावर 1/2। ये एक सीधी रेखा का समीकरण है। यही कारण है कि जो हमारा ग्राफ बन रहा था KCl के लिए, जो कि एक प्रबल विद्युत अपघट्य है, वो एक सीधी रेखा बन रहा था। तो ये होते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य। अब बात करते हैं कोलराउस नियम की। एक विद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता को उसके धनायन एवं ऋणायन के अलग अलग योगदान के योग के बराबर निरूपित किया जा सकता है। इसे कोलराउस लॉ कहते हैं। जैसे हमने NaCl के लिए लिखा है, उसकी जो सीमांत मोलर चालकता है NaCl की, वो बराबर होगी Na+ की सीमांत मोलर चालकता प्लस Cl- की सीमांत मोलर चालकता। ये कोलराउस नियम होता है। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप इसको अपनी कॉपियों में लिख लीजिए और इसके ऊपर कुछ प्रश्न भी हल कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य। यह अल्प वियोजित होते हैं और इसमें जो अल्फा की वैल्यू आती है वो बराबर होती है लैम्डा m अपॉन लैम्डा नॉट m। ये बहुत ही जरूरी चीज है, आप इसको अपनी कॉपियों में लिख लीजिए। यह होते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य। अब बात करते हैं Ka की समीकरण की।
तो Ka का जो समीकरण होता है दुर्बल विद्युत अपघट्य का, वो आपके सामने है। आपने 11वीं कक्षा में एक 7वां अध्याय पढ़ा होगा। उस अध्याय में आपने Ka का जो समीकरण है वो लिखना सीखा होगा। अगर आपको याद नहीं तो आप घर जाकर एक बार कक्षा 11वीं की रसायन विज्ञान की किताब को खोलिए और उसमें जो 7वां अध्याय है उसे देखिए। उसमें आपको Ka का समीकरण मिलेगा जो कि होता है C अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा। आपको मैंने अभी अल्फा की वैल्यू पीछे करवाई है, तो अल्फा की वैल्यू को आप यहाँ डाल दीजिए और इससे आपका जो आंसर आएगा वही एक समीकरण बन जाएगा। उस समीकरण का इस्तेमाल आपको अलग अलग प्रश्नों में करना होगा। तो ऐसे निकालते हैं हम Ka की वैल्यू। मैं आपको एक सुझाव दूंगा कि आप Ka की वैल्यू को निकालने के ऊपर अपनी NCERT रसायन विज्ञान भाग 1 से कुछ प्रश्नों को हल कर लीजिएगा। अब हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं और ये जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। आज की इस वीडियो में सबसे पहले हमने मोलर चालकता के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने प्रबल विद्युत अपघट्यों के बारे में पढ़ा और आखिरी में हमने दुर्बल विद्युत अपघट्यों के बारे में पढ़ा। इसके अलावा हमने मोलर चालकता और सांद्रता के बीच में ग्राफ देखा। हमने देखा कि प्रबल विद्युत अपघट्य का जो ग्राफ बनता है वो एक सीधी रेखा बनता है, वहीं दुर्बल विद्युत अपघट्य का जो ग्राफ बनता है वो एक कर्व बनता है, वो सीधी रेखा नहीं बनता। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी पढ़ाई हुई चीजें समझ आई होंगी और आपको ये सुझाव दूंगा कि आप ये सारी चीजें रसायन विज्ञान की NCERT भाग 1 से पढ़ लीजिएगा। अगली वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे विद्युत अपघटनी सेल से। उसके बाद हम पढ़ेंगे फैराडे के नियम और आखिरी में हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत अपघटन के उत्पाद। धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, भौतिकी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अध्याय 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का चौथा भाग समझेंगे और इस भाग में हम समझेंगे चालक स्थिर वैद्युतिकी को। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो हमने प्रथम अध्याय में 3 तरह के पदार्थों चालक, कुचालक और अर्धचालक के बारे में जाना था। यहाँ इस वीडियो में हम समझेंगे कि अगर इन चालक पदार्थों को किसी बाह्य क्षेत्र में रखा जाए तो ये चालक पदार्थ कौन कौन से गुण प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों, जब किसी चालक पदार्थ को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो ये मुख्यतः 5 गुण दर्शाते हैं, जो कुछ इस प्रकार से हैं। पहला, चालक के भीतर स्थिर वैद्युत क्षेत्र 0 होता है। दूसरा, आवेशित चालक के पृष्ठ पर पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर स्थिर वैद्युत क्षेत्र अभिलंबवत होना चाहिए। तीसरा, स्थैतिक स्थिति में किसी चालक के अभ्यंतर में कोई अतिरिक्त आवेश नहीं हो सकता। चौथा, चालक के समस्त आयतन तथा पृष्ठ पर स्थिर वैद्युत विभव नियत रहता है। और अंत में 5वां, आवेशित चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र को लिखा जा सकता है E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। आइए अब इन सभी गुणों को एक एक कर समझते हैं। सबसे पहले चालक के भीतर
स्थिर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी चालक पदार्थ में विद्युत को प्रवाहित करने के लिए उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं जो आवेश वाहक की तरह कार्य करते हैं। अब जैसे ही हम इस चालक को एक बाह्य क्षेत्र में रखते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन क्षेत्र की दिशा के विरुद्ध इस चालक के एक पृष्ठ पर एकत्रित हो जाते हैं। वहीं चालक के अंदर उपस्थित धनात्मक आवेश चालक के दूसरे पृष्ठ पर जाकर इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी वजह से इस चालक के अंदर एक विद्युत क्षेत्र बन जाता है जिसकी दिशा धनात्मक से ऋणात्मक यानी बाहरी क्षेत्र के विरुद्ध होती है। वैद्युत आवेशों का ये एकत्रीकरण तब तक होता रहता है जब तक कि चालक के अंदर का वैद्युत क्षेत्र बाहरी विद्युत क्षेत्र के बराबर ना हो जाए, जिसकी वजह से ये दोनों क्षेत्र चालक के अंदर एक दूसरे को निष्क्रिय कर देते हैं और चालक के अंदर कुल वैद्युत क्षेत्र हो जाता है शून्य। अगला गुण है आवेशित चालक के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर स्थिर वैद्युत क्षेत्र अभिलंबवत होना चाहिए। चलिए इसे समझने के लिए हम एक परिस्थिति की कल्पना कर लेते हैं जिसमें एक मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के पृष्ठ पर उपस्थित है, जिस पर विद्युत क्षेत्र का एक स्पर्श रेखीय घटक लगाया जाता है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि स्थैतिक स्थिति में आवेश वाहक की गति रुक जाती है, यानी अगर एक विद्युत क्षेत्र का स्पर्श रेखीय घटक लगाया जाएगा तो ये इस मुक्त इलेक्ट्रॉन को धकेलेगा या खींचेगा, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन पृष्ठ के अनुदिश घूमना शुरू कर देगा और इस गति की वजह से एक पृष्ठीय धारा भी उत्पन्न हो जाएगी, यानी ये स्थैतिक स्थिति में नहीं रहेगा। यानी ये चालक स्थैतिक स्थिति में तभी रह सकता है जब इस पर लगने वाला विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के अभिलंबवत हो, कुछ इस तरह से। आइए अब बात करते हैं तीसरे गुण की, जो था स्थैतिक स्थिति में किसी चालक के अभ्यंतर में कोई अतिरिक्त आवेश नहीं हो सकता। आइए इसे समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक चालक का टुकड़ा है जिसके अभ्यंतर में कुछ आवेश उपस्थित है। अब दोस्तों, जैसा कि हमने पहले गुण में देखा था कि किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, यानी इस चालक के अंदर विद्युत फ्लक्स भी शून्य ही होगा। और अगर आपको याद हो तो विद्युत फ्लक्स को हम गाउस प्रमेय से प्राप्त कर सकते हैं, यानी फ्लक्स फाई बराबर होगा Q बटे एप्सिलॉन नॉट के, जहां पर Q गाउसियन सतह से घिरा आवेश होता है। मान लेते हैं कि इस चालक के अंदर ही एक गाउसियन सतह है, यानी इस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स भी होगा फाई बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट। लेकिन जैसा कि हमने अभी कहा कि किसी चालक के अंदर फ्लक्स होता है शून्य, यानी यहाँ पर फाई की जगह 0 रखा जाए तो समीकरण आएगी 0 बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ इस समीकरण में देखें तो दाएं पक्ष वाली राशि शून्य तभी होगी जब Q यानी आवेश शून्य हो, मतलब कि सारा आवेश इस गाउसियन सतह के बाहर यानी चालक के पृष्ठ पर उपस्थित होगा। अब चौथा गुण है चालक के समस्त आयतन तथा पृष्ठ पर स्थिर वैद्युत विभव नियत रहता है। इसे समझने के लिए हम एक चालक के पृष्ठ पर एक आवेश की कल्पना कर लेते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि इस पूरे चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, यानी इस आवेश को इस पूरे चालक के अंदर या पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने में किया गया कार्य शून्य होगा, यानी कि ये चालक एक समविभव पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। और दोस्तों, क्योंकि समविभव पृष्ठ पर विभव नियत होने की वजह से कार्य शून्य होता है, यानी हम ये कह सकते हैं कि इस परिस्थिति में विभव पूरे चालक में ही नियत रहेगा। और अब आता है अंतिम गुण, जो है आवेशित चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र होता है E बराबर
सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। इसे समझने के लिए मान लेते हैं कि इस चालक के पृष्ठ पर कुछ आवेश उपस्थित है, जिसकी वजह से इस पर सिग्मा, जो कि इसकी पृष्ठीय आवेश घनत्व है, उपस्थित है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र अभिलंबवत होता है, तो हम इस पृष्ठ के बहुत पास कोई बिंदु P मान लेते हैं, जिसकी वजह से विद्युत क्षेत्र इस बिंदु पर भी लंबवत होगा। अब इस बिंदु के चारों ओर एक गाउसियन बेलन की कल्पना करते हैं, जिसके दोनों छोरों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ds है। अब अगर इस बेलन से गुजरने वाले फ्लक्स को गाउस प्रमेय की मदद से प्राप्त किया जाए, तो इसमें सिर्फ एक सिरा, जो कि चालक के पृष्ठ से बाहर है, उसी से ही फ्लक्स प्राप्त होगा, क्योंकि दूसरा सिरा चालक के अंदर है, जहां कोई आवेश उपस्थित है ही नहीं। यानी इस परिस्थिति में फ्लक्स होगा d फाई बराबर E डॉट ds, और गाउस प्रमेय से इसे लिखा जा सकता है d क्यूब बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर E डॉट ds। दोस्तों, यहाँ पर d क्यूब पृष्ठीय आवेश घनत्व तथा छोटे से पृष्ठीय क्षेत्रफल ds का गुणनफल होगा, और इसे समीकरण में रखा जाए तो समीकरण आएगी सिग्मा ds बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर E ds। अब दोस्तों, ds से ds खत्म होने पर आता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर E। आइए अब एक और परिस्थिति देखते हैं, जिसमें चालक के अंदर कोई गुहा यानी कोई खाली स्थान उपस्थित है। तो दोस्तों, ऐसे किसी गुहा के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य ही होता है, यानी ये इस गुहा में रखे किसी पदार्थ को बाहरी विद्युत क्षेत्र से बचाकर रखता है, और इसलिए किसी संवेदनशील सामग्री को बाहरी विद्युत क्षेत्र से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है, और इसे कहा जाता है स्थिर विद्युत परिरक्षण। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको समझ आया होगा। हमारे आज के इस वीडियो में हमने जाना चालक को विद्युत क्षेत्र में रखने पर उसके कुछ महत्वपूर्ण गुणधर्म, जो कुछ इस प्रकार थे। चालक के भीतर स्थिर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। आवेशित चालक के पृष्ठ पर पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर स्थिर विद्युत क्षेत्र अभिलंबवत होना चाहिए। स्थैतिक स्थिति में किसी चालक के अभ्यंतर में कोई अतिरिक्त आवेश नहीं हो सकता। चालक के समस्त आयतन तथा पृष्ठ पर स्थिर विद्युत विभव नियत रहता है, और आवेशित चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र को दर्शाया जाता है E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट से। दोस्तों, हमारे अगले वीडियो में हम समझेंगे परावैद्युत, ध्रुवण और संधारित्र तथा धारिता के बारे में। तब तक के लिए गुड बाय। हेलो बच्चों, आशा है आज के सभी पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। बच्चों, आज हमने कक्षा 11 व 12 में रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान का अध्ययन किया। कक्षा 11 की रसायन विज्ञान में आज हमने नए पाठ की शुरुआत की, परमाणु की संरचना भाग 1। उसके बाद परमाणु की संरचना भाग 2 का भी अध्ययन किया और उससे संबंधित प्रश्नों को हल किया। बच्चों, कक्षा 11 में ही आज हमने भौतिक विज्ञान में सरल रेखा में गति भाग 5 का अध्ययन किया। आज हमने कक्षा 12 में रसायन विज्ञान में वैद्युत रसायन भाग 3 का अध्ययन किया। बच्चों, कक्षा 12 में आज हमने भौतिक विज्ञान में स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता भाग 4 का अध्ययन करके हमने उसके प्रश्नों को हल भी किया। तो चलिए बच्चों, एक जरूरी सूचना सुनिए कि आपने जो ये कार्यक्रम देखा है आज का, यदि आप इसको पुनः देखना चाहते हैं, आपका कुछ पार्ट मिस हो गया हो या कोई कंफ्यूजन हो, तो उसको पुनः देख करके आप सही कर सकते हैं। ये आपको YouTube पर मिल जाएगा।
YouTube पर शिक्षा दर्शन डीडी राजस्थान सर्च करिए और वहां पर आपको ये वीडियो पुनः देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं कल इसी समय। धन्यवाद। बच्चों, आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा? अपना सुझाव अवश्य दें। इस कार्यक्रम से संबंधित आपके मन में यदि कुछ सुझाव आता है या किसी भी तरह की शंका आपके मन में है तो आप हमें ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है shikshadarshan rajasthan@gmail.com। धन्यवाद।